देखिए प्रीवियस क्लास में बताया था मैंने इसमें कि a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये ऐसा सिस्टम बताया था मैंने, ठीक है ना। इसमें दो तीन वैल्यू थी। डेल्टा की वैल्यू क्या थी? a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। इसके बाद डेल्टा x d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। इसमें मैंने क्या किया, डेल्टा x की जगह पर जब डेल्टा x निकालते हैं तो फर्स्ट वाले कॉलम में d1 d2 d3 रख देते हैं। ऐसे ही डेल्टा y रखेंगे, a1 a2 a3, फिर सेकेंड वाले कॉलम में d1 d2 d3 कर देंगे, और यहां c1 c2 और c3। डेल्टा y डेल्टा z a1 a2 a3 b1 b2 b3 और लास्ट वाले में d1 d2 और d3। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि जो डेल्टा x था वो क्या था, d1 d2 d3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3। ठीक है ना। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो डेल्टा x, d1 की जगह क्या लिख सकते हैं इक्वेशन, देखिए मेन इक्वेशन क्या दी थी d1 की जगह, a1x प्लस b1y प्लस c1z लिख सकते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1z, ये आएगा b1 और ये c1, फिर a2x b2y c2z b2 और c2, a3x b3y c3z b3 और c3। मैंने d1 d2 d3 की वैल्यू रख दी। अब देखिए यहां पर क्या कर सकते हैं, जैसे b1y है तो इसमें y का मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें, इसमें z का मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी c1 के प्लेस पर c1 माइनस y इंटू c2 माइनस z इंटू c3 कर दें, तो डेल्टा x की वैल्यू क्या दिखेगी बेटा, जब सब्ट्रैक्ट करो तो केवल a1x बचेगा, b1y और c1z तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है। और इससे मिलेगा a2x, इससे मिलेगा a3x, यहां पर आएगा b1 b2 और b3 c1 c2 और c3। फर्स्ट कॉलम से x कॉमन ले लीजिए तो क्या मिलेगा, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो डेल्टा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इंटू ये वैल्यू आपकी डेल्टा के इक्वल थी, ये फर्स्ट वैल्यू किसके इक्वल थी, डेल्टा के इक्वल थी। देखिए दिस फर्स्ट वैल्यू इज डेल्टा, तो ये मैंने एकदम स्टार्टिंग से करवाया है, तो डेल्टा की x की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा x अपॉन डेल्टा। सिमिलरली y की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा y अपॉन डेल्टा, एंड z की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा z अपॉन डेल्टा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, फॉर यूनिक सॉल्यूशन डेल्टा नॉट इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है ना, क्योंकि डेल्टा जीरो हो जाएगा तो फिर पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट पहुंच जाएगी। तो ये मैंने प्रीवियस क्लास सिस्टम ऑफ इक्वेशन बिल्कुल एकदम नया कॉन्सेप्ट है, प्रीवियस आर्टिकल से इसको कोई लेना देना नहीं है, और इसी से क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा जाता है, सारे क्वेश्चन इसी से आते हैं। तो जो लोग नहीं आए थे वो लोग नोट करें, थोड़ा फास्ट करें नोट, लेकिन पिछले क्लास में मैंने ये आर्टिकल करवाया था।
तो कुछ लोग नोट भी करते रहे, और इसके कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए देखते हैं कि इसमें 3 फॉर्मूले होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। बता सकता है कोई कि नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, इनकी अलग अलग कंडीशंस थी, क्या क्या होती हैं? आराम से सोचिए, मुझे बताइए। हाँ, डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा तो नहीं होगा, कोई वजह? या और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए बताता हूं, एक मिनट। किसी को याद हो रिजल्ट? आपको याद है बेटा? कुछ याद है रिजल्ट इसका? बेटा आप लोग बताएंगे कुछ यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। अच्छा, मैं एक कहानी सुनाता हूं आपको, ठीक है ना? उससे क्या होगा कि आपको ये पूरा याद रहेगा हमेशा। तो है क्या, 4 दोस्त थे, डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड, ठीक है? इनमें से एक लीडर था, लीडर ये है डेल्टा। तो इन्होंने क्या किया, चारों लोगों ने मिलकर के बैंक रॉबरी की और बैंक को लूट लिया, पैसा सब अपने कब्जे में किया। तो अनमोल बोला कि अब लीडर बनने से कोई फायदा नहीं है। इसके बाद क्या हुआ कि भाई कोर्ट में बुलाया गया इन लोगों को। तो इन्होंने कहा देखो ऐसा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग सीख रहे थे कि बैंक रॉबरी कैसे करनी है, इसमें रॉबरी कर ली है मैट्रिसेस में आकर के। अब ये है कि बचने के क्या उपाय हैं। कोर्ट में जब बुलाया तो ये लीडर था। लीडर देखिए 2 चीजें बोलता है कि देखो ऐसा है कि जो भी स्टेटमेंट देना, सब लोग सेम स्टेटमेंट देना। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए तो समझ में आता है, यूनिक सॉल्यूशन तो याद रहता है कि डेल्टा एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 हो जाए, क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर 0 का तो इनफाइनाइट हो जाएगा ओवरऑल वैल्यू। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए तो ठीक है, डेल्टा नॉट इज इक्वल टू 0। अगर डेल्टा 0 हो जाए, भाई डेल्टा नॉट इज इक्वल टू 0 हुआ तो यूनिक सॉल्यूशन। और अगर डेल्टा 0 हो जाए, यानी लीडर ने स्टेटमेंट दे दिया कि नहीं हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमने कोई चोरी नहीं की, तो अब उनके जो चंगू मंगू लाल हैं 3 लोग, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, अगर वो भी यही बोल दें कि नहीं हमने चोरी नहीं की, तो फिर बचने के इनफाइनाइट रास्ते हैं। क्यों? एक ही जैसा स्टेटमेंट आ रहा है। डेल्टा ने बोला 0, डेल्टा एक्स भी 0, डेल्टा वाई भी 0, डेल्टा जेड भी 0। तो रास्ते कितने हो गए? इनफाइनाइट सॉल्यूशन है बचने के लिए, क्योंकि स्टेटमेंट सेम आ रहा है कि इन लोगों ने चोरी नहीं की। तो कोर्ट आगे आदेश देगा कि भाई इंक्वायरी करिए कि क्या बात है। अच्छा, मान लो डेल्टा ने बोल दिया कि हमने चोरी नहीं की। डेल्टा बोला डेल्टा इज इक्वल टू 0, मतलब 0, हमने कोई गुनाह नहीं किया, 0 गुनाह किया है। और उन चंगू मंगू में से किसी एक ने बोल दिया कि नहीं ये सब लोग आसपास ही भटक रहे थे उस दिन जब बैंक रॉबरी हुई थी, तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं, नो सॉल्यूशन। डेल्टा तो बेचारा बोलेगा ही बोलेगा 0 हुआ,
तो देखिए, एक होता है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, एक होता है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन का मतलब होता है नो सॉल्यूशन, और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन का मतलब होता है दो, मतलब यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक, यूनिक सॉल्यूशन में पता है डेल्टा नॉट इज इक्वल टू 0। इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तो उसमें भी बोलेगा भाई देखो, बचने का रास्ता हो चाहे बचने का रास्ता ना हो, लीडर तो बोलेगा ही बोलेगा कि मैंने 0 क्राइम किया है। अब डिपेंड किस पे करता है, उनके चंगू मंगूलाल पे, इन तीनों दोस्तों पर। अगर उन्होंने भी बोल दिया डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब बचने के कितने रास्ते हो गए? इनफाइनाइट। और अगर ऐसा हो गया, एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड इज नॉन जीरो, तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं। क्या याद रहेगा फॉर्मूला? याद रहेगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? डेल्टा इज इक्वल टू 0 और तीनों 0 हो जाएंगे। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? नो सॉल्यूशन के लिए डेल्टा तो 0 होगा ही होगा, और कोई एक नॉन जीरो हो जाए या सारे के सारे नॉन जीरो हो जाए, बन जाएगा। यूनिक सॉल्यूशन के लिए बेटा क्या होगा प्रियांश? डेल्टा की वैल्यू क्या होगी? नॉन जीरो होगी। बस थ्योरी खत्म, इतनी थ्योरी है, याद रहेगी। तो अब आप लोग नोट कर लें जो भी नोट करना। इसके क्वेश्चन बहुत लगाइएगा, बहुत प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि हर बार हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा है। बेटा अनमोल, इसके क्वेश्चन जरूर लगाइएगा। जितने क्वेश्चन आपको मटेरियल में मिल जाएंगे, तो क्वेश्चन आसान है, बस वही डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल निकाल के देखनी है आपको। क्या प्रीवियस पेज नोट कर लिया था सबने?
बेटा नोट कर लिया सबने? सबने नोट कर लिया? अब देखिए होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसमें क्या होता है? इसमें कंसिस्टेंट तो होता ही होता है, इसमें सॉल्यूशन होगा ही होगा। बताता हूं कैसे। देखिए यहां पर देते हैं सिस्टम इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब इनकंसिस्टेंट नहीं होगा, मतलब नो सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन होगा या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या तो क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अब देखिए बेटा डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी? A1 B1 C1 A2 B2 A1 B2 C A2 B2 C2 A3 B3 और C3। बेटा डेल्टा एक्स क्या होगा? पहले वाले की जगह 0 0 0 आ जाएगा। तो डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई क्या होगा? A1 A2 A3 0 0 0 C1 C2 C3। और डेल्टा जेड क्या आएगा? डेल्टा जेड आएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 0 0 0। तो क्या ये तो वैल्यू आपस में एकदम जीरो है ही? यानी डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड तो जीरो है ही। क्या चीज? नोट नहीं किया? चलो एक साथ नोट कर लेना, है ना। तो अब देखो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड तो तीनों क्या हो गए? जीरो हो ही गए। तो इसमें क्या हुआ? सिस्टम इज कंसिस्टेंट। इसका मतलब इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन, एक होता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है? तो फॉर पहले यहां पर लिख सिस्टम इज कंसिस्टेंट, मतलब यहां लिख देते हैं यूनिक सॉल्यूशन, एक होगा यूनिक सॉल्यूशन और साथ में क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब देखिए इफ डेल्टा नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब ये होगा यूनिक सॉल्यूशन। और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा? x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0। देखिए 0,0,0 इसको सेटिस्फाई हमेशा करेगा, तो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। और इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये ट्रिवियल सॉल्यूशन के नाम से फेमस होगा। और जब डेल्टा 0 के इक्वल होगा तो इसका मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? अच्छा, डेल्टा 0 हो गया, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड तो ऑटोमेटिक पहले से ही 0 था, तो ये कैसे हो जाएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन।
नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे उसमें कम से कम एक ये नॉन जीरो होगा। एक्स वाई जेड तीनों अगर जीरो हो गए तो ये यूनिक सॉल्यूशन है। तो इनफाइनाइट जो सॉल्यूशन होगा उसमें क्या होगा, कम से कम एक वैल्यू क्या होगी, नॉन जीरो होगी। तो यहां पर लिख सकते हैं, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान से देखना। कहीं अगर यहां पर लिख सकते हो, ये तो जीरो है ही है, डेल्टा एक्स जीरो एट लीस्ट वन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज नॉन जीरो। ज्यादातर क्वेश्चन में क्या दिखेगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलेगा, टर्म बोलेगा क्या, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो जैसे ही नॉन ट्रिवियल बोले तुरंत डेल्टा को क्या कर देना है, जीरो कर देना है। और ट्रिवियल बोलेगा तो डेल्टा, ट्रिवियल बहुत कम बोलता है क्वेश्चन में, ज्यादातर वर्ड क्या यूज हुआ होगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा की वैल्यू जीरो। ठीक है ना? चलो बेटा नोट कर लो प्रीवियस वाला, यही स्लाइड है ना। हो गया? बेटा नोट हो गया सबका, सबने नोट कर लिया?
ये पॉइंट विशेष ध्यान रखने लायक है। कंडीशन फॉर कहीं पर अगर ये दे दे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, यू कैन गो फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब डेल्टा इज इक्वल टू 0। बस ये पॉइंट ध्यान रखना, काम बन जाएगा पूरा। हाँ बेटा, तो बस इसमें वैल्यू निकालनी है आपको। पहले डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा की वैल्यू क्या है कि 2 1 1 P 2 1 1 Q 3, ठीक है ना, यही वैल्यू है। तो हम लोग उस मेथड से करें, सारस रूल से। याद है सारस रूल? सारस रूल याद है इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने का? तो हाँ, पहले ये लिख लिया जाता है। तो ये कितना आ जाएगा? 2 1 1 P 2 1 1 Q 3, फिर 2 1 1 P 2 1। बेटा पहले ये होगा तो कितना आ जाएगा? 12, फिर PQ, फिर 1, माइनस यहां से स्टार्ट किया, कितना आया? 2, फिर 2Q, फिर 3P। क्या मिलेगा? 13 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 11 प्लस PQ माइनस 2Q माइनस 3P। कुछ ऐसा आ गया है ना? तो ये तो हो गया डेल्टा। अच्छा, ऐसे निकालिए आप लोग डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 854 P21 और 6Q3। डेल्टा एक्स हो गया। डेल्टा वाई 211, फिर 854 और 6Q3 और डेल्टा जेड की वैल्यू आएगी 211 P21 854। क्या बेटा इसमें किसी को कोई डाउट आ रहा है? वहाँ पे 1 की जगह 6 होगा, डेल्टा में 1 की जगह पर क्या आएगा? 6। तो क्या चेंज होगा?
ये चेंज होगा 6, तो क्या मिलेगा यहाँ से आ जाएगा 6, और जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा ना बेटा। तो इसमें क्या होगा 12 और 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो केवल 6 बचेगा ना। बेटा और कुछ रहेगा इसमें चेंज, देखो जरा ध्यान से। हाँ हाँ, ये सारस रूल का मेथड है, तुम आए नहीं होगे क्लास में। लेक्चर में तो अपना है सारस, हाँ तो वो आपको देखना पड़ेगा। सारस रूल में कुछ नहीं, पहले आप ये तीनों एक बार लिख लीजिए, फिर फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम लिख लीजिए, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कराइए तो कितना आ जाएगा 12, फिर पी क्यू और फिर 6, फिर नीचे से मल्टीप्लाई कराइए तो कितना आ जाएगा 2, 6 इंटू 2 12, फिर 2 क्यू और फिर 3 पी, बस 2 कॉलम रिपीट कर। हाँ तो बेटा ठीक है, बाकी ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा फैक्टर हो जाएंगे। अब इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, Q कॉमन हो जाएगा, तो P-2, और इन दोनों में -3 कॉमन होगा, तो P-2, तो ये क्या आ जाएगा P-2 एंड Q-3। बेटा डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड निकालिए, सॉल्व कर नोट कर लीजिए, फिर सॉल्व करिए साथ में। हो गया बेटा। मैं डेल्टा एक्स निकाल के लिख देता हूँ, यह आएगा P-2 और Q-3, ये वैल्यू आएगी 0, और ये वैल्यू आ रही है P-2। देख लीजिए वैल्यू सॉल्व करके, क्या मैं सॉल्व करके दिखाऊं क्या किसी को, वैल्यू मैच कर रही है।
बेटा नोट कर लिया, डेल्टा जेड है, डेल्टा जेड, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, ये नोट कर लिया पहले। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट पेज में। डेल्टा क्या दिया है, डेल्टा की वैल्यू है अपने पास p माइनस टू क्यू माइनस थ्री, p माइनस टू और q माइनस थ्री। डेल्टा x दिया है p माइनस टू और q माइनस थ्री। अच्छा अलग तो नहीं, हाँ कुछ अलग ही है। p माइनस टू और 4q माइनस 15 है। 4q, बड़ा करेक्शन कर लो, 4q माइनस 15, p माइनस टू, 4q माइनस 15, डेल्टा y की वैल्यू 0 एंड डेल्टा z की वैल्यू है p माइनस टू। चलिए देखिए बेटा ये मैच कर रहा है, इसमें कोई वैल्यू मुझे निकालनी तो नहीं है। तो अब देखिए इफ, यानी कि पहले तो हम देखते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन किस में था, थर्ड वाले पार्ट में। थर्ड वाला पार्ट पहले देखते हैं। इफ अगर p की वैल्यू 2 हो जाए, ध्यान से देखो यहां पर, तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो, सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। अगर p की वैल्यू 2 हो और q कोई भी रियल नंबर को बिलोंग करे, तो उस केस में डेल्टा जीरो एंड डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा z इज इक्वल टू जीरो, मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसके बाद इफ p की वैल्यू 2 के इक्वल ना हो, p की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है, ठीक, और q क्या हो जाए, एंड q इज इक्वल टू 3 हो जाए, तो जैसे ही q 3 होगा तो डेल्टा की वैल्यू तो तुरंत दिख जाएगी आपको 0। q की वैल्यू, p तो 2 है नहीं और q की वैल्यू है 3, तो इसका मतलब 3 होते ही डेल्टा x क्या आ जाएगा, डेल्टा x आ जाएगा नॉन जीरो। नॉन जीरो। डेल्टा y क्या आ जाएगा, जीरो, और डेल्टा z भी क्या आ जाएगा, नॉन जीरो। क्यों, क्योंकि p की वैल्यू 2 है नहीं, तो इसका मतलब कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, नो सॉल्यूशन। इसका मीनिंग हो जाएगा नो सॉल्यूशन। अच्छा नो सॉल्यूशन, ये कौन सा केस था, पहला, फर्स्ट हो गया। अब आता है सेकंड। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, फॉर यूनिक सॉल्यूशन डेल्टा नॉट इज इक्वल टू जीरो, यानी p माइनस टू और q माइनस थ्री नॉन जीरो। इसका मतलब p की वैल्यू 2 नहीं होगी और q की वैल्यू क्या नहीं होगी, 3 नहीं होगी। दिस इंप्लाई p बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस 2 एंड q बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस 3। क्या बातें सब कुछ समझ में आ गई, कोई डाउट है बेटा, किसी को कोई डाउट आ रहा है, नोट कर लो। फिर प्रीवियस पेज लिखना है ना, कुछ इसमें कुछ बचा है क्या बेटा, प्रीवियस पेज में कुछ लिखना किसी को, ये वाला नेक्स्ट पेज में, ये p अगर जीरो होगा तो तीनों जीरो हो गए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। p अब हमने जीरो लिया नहीं, p जीरो नहीं लिया, लेकिन q को हमने 3 ले लिया। भाई q 3 लेने पर भी तो डेल्टा जीरो हो जाएगा ना, तो 3 लेने पर ये जीरो हो गया,
ये नॉन जीरो हो जाएगा क्योंकि पी की वैल्यू 2 के इक्वल है नहीं, और पी की वैल्यू 2 के इक्वल है नहीं, और क्यू की वैल्यू 3 है, तो यह आ जाएगा 12 माइनस 15 तो -3, तो ये भी नॉन जीरो होगा। डेल्टा एक्स नॉन जीरो, डेल्टा जेड नॉन जीरो, तो ये क्या दे देगा? नो सोल्यूशन। बोला था मैंने कि कोई एक अपने वादे से मुकर जाए। डेल्टा तो जीरो बोल रहा है, लेकिन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड में से कोई एक क्वांटिटी क्या हो जाए? नॉन जीरो, तो फिर बचने के कोई रास्ते नहीं, नो सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? डेल्टा को नॉन जीरो कर दो बस, तो ना P2 होगा ना Q3 होगा। डेल्टा एक्स सॉल्व करने पे ये डेल्टा एक्स सॉल्व करने पर ये नहीं आ रहा है। PQ का टर्म आ रहा है। हाँ, तो PQ का टर्म तो आएगा ही आएगा, फैक्टर करने होंगे। देखिए PQ का टर्म तो आएगा, फैक्टर करके आ रहे हैं ये। बताता हूं क्या आ रहा होगा बिना फैक्टराइजेशन के। ये आ रहा होगा आपको 30 माइनस 8Q माइनस 15P प्लस 4PQ। ये आ रहा है क्या? बस उसकी फैक्टराइजेशन है, फैक्टर करना आता है आपको, आप ये लिख लीजिए डायरेक्ट। जिसका नहीं आया वो ये नोट कर ले। बेटा समझ में आ रहा है? कोई परेशानी? पक्का नोट कर ले। बेटा नोट कर लिया सबने? सबका नोट हो गया? किसी को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में? कोई डाउट है? फाइंड थीटा।
अब देखिए बेटा ये होमोजीनियस फॉर्म है, राइट हैंड साइड में क्या दिया है 0 0 0, तो ये कैसा फॉर्म हो जाएगा होमोजीनियस फॉर्म। तो फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डेल्टा की वैल्यू 0 के इक्वल। डेल्टा क्या होगा sin 3 थीटा -1 1 cos 2 थीटा 4 और 3 277। हाँ बेटा बोलो। जैसे इसमें डेल्टा एक्स भी 0 है, डेल्टा वाई भी 0 है, डेल्टा जेड भी 0 है, और इसमें बोला है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, इसमें डेल्टा भी 0 है। तो इसलिए डिफाइन कैसे डेल्टा, अगर एक्स की वैल्यू निकालेंगे डेल्टा एक्स और डेल्टा आएगा 0 और 0 का फॉर्म बन जाएगा। हाँ तो चाहते क्या हो, तो सर ये वैल्यू कैसे आएगा? आ जाएगा। दिखाते हैं। 2 क्रॉस 2 का लिया, ये दोनों इक्वेशन एक ही है। डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। डेल्टा एक्स क्या आएगा 8 16 3 6, कितना हो गया। डेल्टा वाई क्या आएगा, नहीं 8 और 16, सारे के सारे जीरो हो गए। कोई कंफ्यूजन? अब हमें क्या दिखाना है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या ये दोनों इक्वेशन सेम है, एक ही इक्वेशन तो लिखी है, दो अननोन, इक्वेशन एक रख दो कुछ भी। x की जगह पर 1 तो y की जगह पर कितना आ जाएगा, x की जगह पर 1 तो 6, y की जगह पर 2 आ जाएगा। x की जगह पर 2, y की जगह कितना आ जाएगा 4, 8 - 4 4 - 4 4/3, कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे, हो गए। कोई मन में डाउट है, बड़ी जल्दी क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल उन्होंने पूछा है फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हाँ बेटा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, डेल्टा 0। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आएगा sin 3 थीटा, तो ये कितना मिलेगा 28। अभी जनरल मेथड से करते हैं, 28 - 21 माइनस माइनस प्लस 1, ये खत्म ये खत्म, तो 7 cos 2 थीटा -6 प्लस 1, ये फिनिश तो आ जाएगा 7 cos 2 थीटा -8 इज इक्वल टू 0। नोट करो बेटा थोड़ा सा। सेम आएगा, परेशान मत हो। सारस मेथड से कर दें, चल तुम खुश रहो बस, ठीक है ना। तो ये क्या जाएगा sin 3 थीटा cos 2 थीटा 2 -1 4 और 7 1
3 और 7, ये आ जाएगा क्या, साइन 3 थीटा कॉस 2 थीटा 2 -1 4 और 7, है ना। पहले क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा, साइन 3 थीटा, ये कितना आ जाएगा -6, ये कितना आ जाएगा 7 कॉस 2 थीटा माइनस, हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, कितना होगा 8, फिर 21 साइन 3 थीटा, है ना। फिर कितना आएगा -7, ये आ जाएगा डेल्टा, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये मैच कर रहा है पक्का। चलिए इसको आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए 28 माइनस 21, 28 माइनस 21 तो कितना आ जाएगा 7 साइन 3 थीटा, 7 कॉस 2 थीटा, अब माइनस माइनस प्लस 7 कॉस 2 थीटा, 14 कॉस 2 थीटा, और कांस्टेंट टर्म कितना आया 6 और -8 -14, तो 7 साइन 3 थीटा का मतलब क्या हुआ 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा प्लस 2 कॉस 2 थीटा का मतलब 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यह आ जाएगा 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा प्लस 2 - 4 साइन स्क्वायर थीटा -2, तो -2 और +2 कट गया, -4 साइन क्यूब थीटा, और ये कितना आ जाएगा -4 साइन क्यूब थीटा -4 साइन स्क्वायर थीटा और +3 साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा -4 साइन थीटा प्लस 4 साइन थीटा -3, तो कितना आ जाएगा, तो ये तो आ जाएगा, एक तो आ जाएगा साइन थीटा 0 एंड 4 12 4 साइन स्क्वायर थीटा 6 दूनी 12 6 साइन थीटा टू साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा +3, तो ये कितना आ जाएगा 2 साइन थीटा +3 2 साइन थीटा -1 = 0, तो ये तो 0 होगा नहीं क्योंकि +3 लिखा हुआ है ना, तो बस 0 किससे होगा, इसी से मिलेगा। साइन एक तो आ गया साइन थीटा 0 और एक आ जाएगा 2 साइन थीटा -1 = 0, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, तो साइन थीटा = क्या होता है साइन π/6, तो फॉर्मूला होता है थीटा = n π प्लस -1 की पावर n इंटू π/6 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। किसका एक सोल्यूशन होता है बता देता हूं, फॉर्मूला होता है फॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा = कहीं साइन अल्फा लिखा हो तो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा = n π प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा।
फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है बेटा, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 6, यहां ध्यान दीजिए। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा का फॉर्मूला बन गया एक तरीके से जनरल फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला? थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा? एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू अल्फा की जगह आ जाएगा पाई बाई 6। और साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एन पाई फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू इंटीजर। नोट कर ले बेटा प्रीवियस पेज। हाँ, कुछ डाउट है? हाँ हाँ, सबका होता है, सबका। बाकी भी लिखवा देता हूं, ठीक है ना? बाकी भी बता दूंगा अभी। ट्रिग्नोमेट्री में लिखवाया था, सबका लिखवाया है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन कॉस टेन कॉट सबका। कंपाउंड एंगल जो करवाया ना टॉपिक, उसमें सब लिखवाया। लास्ट मोमेंट में एकदम देखिएगा, जहां पर एकदम लास्ट पेज के आसपास। फिलहाल मैं अभी लिखवा देता हूं, 2 मिनट लगेगा मुझे। साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है तो एन पाई पर 0 होता है। पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इन सब में साइन क्या हो जाता है? 0। ठीक है ना? बेटा नोट कर लिया? सगुन नोट हो गया? बेटा बैक करूं क्या? नोट हो गया पूरा? कुछ पूछना है इसमें किसी को? आप एक बार ट्रिग्नोमेट्री में मैं लिखवा दूं अभी, कि ट्रिग्नोमेट्री में देखोगे आप लोग? ये फॉर्मूले लिखवाऊं मैं साइन कॉस के? तो घर पे नोट्स में देखोगे या मैं लिख दूं? 2 मिनट का समय लगेगा मुझे। देखो, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है पहला,
फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। लिख लीजिए, सबके जनरल सॉल्यूशन इसी से आता है, साइन कॉस टेन और स्क्वायर वाले। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन दिखाना, क्या दिखाना पड़ेगा, डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, 0। ये गलत लिखा है थोड़ा सा। अच्छा, 2a साइन सी साइन बी साइन सी साइन 2b साइन ए है बेटा, ये बी ए 2c। ये हमें 0 करना होगा, तो 0 दिख जाएगा ऑटोमेटिक अभी। अच्छा,
अनमोल क्या नहीं करना है इस क्वेश्चन में, थोड़ा दिमाग लगाना, तब ये सॉल्व होगा, नहीं तो एबीसी के चक्कर में पड़ जाओगे। किसी ट्रायंगल में a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होती है? 180 डिग्री। तो c को क्या लिख सकते हो? साइन c को मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री में, साइन 180 माइनस साइन b की जगह लिख सकते हो 180 माइनस a प्लस माइनस a माइनस c। तो साइन 180 प्लस a प्लस c लिखा जा सकता है। दो एंगल को, किसी एक एंगल को दो एंगल के सम के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कुछ याद आया? देखिए अंदर साइन b को लिख सकते हो साइन 180 माइनस a प्लस सी, बेटा ये तो लिख सकते हो। और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, यानी साइन। तो किसी एक एंगल को दो एंगल के सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो जहां पर सिंगल सिंगल एंगल है सबको दो दो एंगल के सम में लिख दोगे, और इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट को यूज कर लोगे, खत्म सवाल। उससे बहुत आसान हो जाएगा। क्या ये सबने नोट कर लिया इतना पूरा? ये नोट कर लिया? अब दिखाते हैं आपको। साइन 2a साइन 2b साइन 2c, डेल्टा इज इक्वल टू क्या था? साइन 2a साइन 2a साइन 2a साइन c साइन b साइन c साइन b c 2b a c 2b और a b a 2c b a 2c। अब देखें साइन 2c साइन 2a का मतलब क्या आ जाएगा? साइन 2a का मतलब आ जाएगा साइन a प्लस ए। ये हो जाएगा साइन c की जगह लिख देंगे a प्लस बी, और साइन b की जगह लिख देंगे a प्लस सी। साइन c की जगह लिख देंगे b प्लस ए या a प्लस बी, कुछ भी कह सकते हो। साइन 2b की जगह लिख देंगे साइन b प्लस बी, a की जगह लिख देंगे b प्लस सी, b की जगह आ जाएगा साइन a प्लस सी, a की जगह आ जाएगा b प्लस सी, साइन 2c की जगह आ जाएगा c प्लस सी। चलिए भाई इसको दो के प्रोडक्ट के फॉर्म, पहले तो इसको लिखिए ओपन करके, साइन ए प्लस साइन ए साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर इसके बाद में साइन ए कॉस सी साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अगले में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन बी प्लस सी, साइन बी साइन बी साइन बी साइन 2b का होता है 2 साइन बी कॉस बी होता है ना, तो साइन बी कॉस बी प्लस साइन बी कॉस बी, और साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी। तीसरा साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी, साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी, साइन सी कॉस सी प्लस साइन सी कॉस सी। अब बेटा इसको क्या करना है? दो के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। पिछले क्लास में जो लोग थे आई होप उनको समझ में बहुत जल्दी आ जाना चाहिए, ठीक है ना। रो बाई कॉलम मेथड, रो बाई कॉलम मेथड क्या था? पहले क्या देखेंगे बेटा? कॉमन देखेंगे। देखिए कॉमन साइन ए और कुछ
साइन 2a, 2 साइन ए कॉस ए, अरे एक मिनट, ये थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए, ये क्या था, साइन, हाँ साइन ए और साइन ए, दूसरा टर्म कहीं कॉस ए है, कॉस ए, कॉस ए और कॉस ए, साइन ए कॉस ए दिख गया बेटा, सब में कॉमन है तीनों में, तो क्या आएगा, साइन ए कॉस ए और 0। ठीक, अब देखो साइन ए का मल्टीप्लाई किसके साथ हुआ है, कॉस ए के साथ में, साइन ए का मल्टीप्लाई हुआ है कॉस ए के साथ, तो कॉस ए का मल्टीप्लाई किसके साथ हुआ है, साइन ए के साथ, कॉस ए साइन ए 0। अगले में देखिए, साइन ए का मल्टीप्लाई हुआ है कॉस बी के साथ, कॉस ए का मल्टीप्लाई हुआ है साइन बी के साथ, कॉस बी साइन बी 0, फिर साइन ए कॉस सी, कॉस सी साइन सी और 0। बेटा देखो यही हो रहा, रो बाई कॉलम मेथड यूज कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, रो बाई कॉलम मेथड, साइन ए कॉस ए, तो साइन ए के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा, कॉलम में कॉस ए का, फिर कॉस ए के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा, साइन का, तो कॉस ए साइन ए कॉमा 0। दूसरा, साइन ए के साथ किसका मल्टीप्लाई है, कॉस बी का, कॉस ए के साथ किसका मल्टीप्लाई है, साइन बी का, तीसरा टर्म 0। लास्ट में साइन ए इंटू कॉस सी, कॉस ए इंटू साइन सी, कॉस ए इंटू साइन सी होना चाहिए, हाँ साइन सी होगा, कॉस ए इंटू साइन सी। तो मुझे लग रहा है शायद समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत, जो नए स्टूडेंट जिन्होंने संडे क्लास अटेम्प्ट नहीं किया था उनको भी समझ में आ रहा है। अच्छा अगला टर्म देखिए, फिर कॉमन क्या है बेटा, साइन ए कॉस ए, अब साइन बी कॉस बी लिखना चाहिए, यहां पर माइनस करेंगे, देखिए साइन बी कॉस बी 0, तो जरा देखिए साइन बी कॉस ए, ये दिया हुआ कहीं पर है, साइन बी कॉस ए इसमें है, साइन बी कॉस ए साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी भी है, तो पहला टर्म मैनेज हो गया, क्या चीज, किसमें, इस वाले में, कभी कभी नहीं दिखेगा कॉमन आपको, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देख लेना होगा। एक तो समझ में आ गया ना, मैं कॉस ए साइन ए, कॉस बी साइन बी, कॉस सी साइन सी, यहां पर साइन ए साइन बी साइन सी, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, 0 0 0। आप एक काम करो ना, आप इनका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई तीनों के साथ करके देखिए, पहला वाला टर्म मिल रहा है, साइन बी इंटू कॉस ए, साइन बी इंटू कॉस ए, कॉस बी इंटू साइन ए, डन। दूसरे के साथ देखिए, साइन बी इंटू कॉस बी दिया है, कॉस बी इंटू साइन बी दिया है, तीसरे के साथ साइन बी इंटू कॉस सी दिया है, कॉस बी इंटू साइन सी दिया है, डन। तो बस तीसरा क्या आ जाएगा, साइन सी कॉस सी और 0, तो इसका मतलब वैल्यू क्या आ जाएगी, तो डेल्टा इज इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब सॉल्यूशन इज नॉन ट्रिवियल। डन। नोट करिए, वो तो समझाने के लिए कल की क्लास में मैंने उसमें सारे क्वेश्चन इसी हिसाब से मैनेज थे कि आपको दिख जाता था कॉमन, है ना, इसमें थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन पे, मेन एफर्ट तो यही हो जाएगा पहले ही, अगर इससे आप ये स्टेप नहीं सोच पाओगे तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा, और अगर डायरेक्ट इसको सोचोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में। ऐसा क्वेश्चन है तो जरूर कर देना है, कहाँ टाइम लगता है, एक तो मल्टीप्लाई में, पिछली क्लास में आप एब्सेंट थी तभी आपको ऐसा फील हो, इससे वो 2 मिनट का काम है, ऐसे क्वेश्चन कोई छोड़ता है, ऐसे क्वेश्चन कोई ना छोड़ता है।
प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट का मतलब है तो सॉल्व कर ही देना है, बहुत आसान है वो। प्रियांशी समझ में आ गई? ऐसे सोचते चलिए प्रोडक्ट भी खा रही है। अब और क्वेश्चन करोगे तो अब दिखेंगे आपको, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना वहां देखेंगे। मैंने अप्रोच डेवलप कर दी बस। जेई मेंस के सिलेबस में क्या है? प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट मेंशन नहीं किया उन्होंने सिलेबस में, तो नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट नहीं है, केवल ये है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन और नॉर्मल डिटर्मिनेंट की वैल्यू सॉल्व करना, अभी के सिलेबस में केवल इतना ही है। बाकी जब आप स्टडी मटेरियल लगाएंगे मॉड्यूल, क्योंकि जेई एडवांस में सारा कुछ है, तो मॉड्यूल पूरा उसी के हिसाब से डिजाइन किया गया, सब कुछ आपको मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। और पूरी थ्योरी मैंने क्लियर भी की है, तो कहीं किसी भी कॉन्सेप्ट में आप नहीं रुकेंगे।